नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। कोई ऐसा वैसा सफर नहीं बल्कि सीधे 5000 साल पीछे का सफर। एक ऐसी जगह की भूली बिसरी गलियों में जहां इतिहास आज भी सांस लेता है। मोहनजोदारो। सोचिए, एक ऐसी जगह पहुंचना जहां ऐसा लगे कि अरे, मैं तो 5000 साल पुरानी सभ्यता में चुपके से दबे पांव घुस आया हूं। कुछ ऐसा ही महसूस किया था लेखक ओम थानवी ने जब वो इन खंडरों में पहुंचे। ये सच में एक ऐसी जगह है जहां इतिहास की धड़कनें आज भी सुनाई देती हैं। तो मोहनजोदाड़ो, इस नाम का मतलब है मुर्दों का टीला। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन ये डरावना नाम एक ऐसी जगह का है जो कभी सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही अहम, एक बहुत ही जिंदा-दिल शहर हुआ करता था। आज ये पाकिस्तान में स्थित है। तो इसकी कहानी कैसी है? देखिए, लगभग 5000 साल पहले ये शहर अपनी पूरी बुलंदी पर था। एक बड़ा फलता फूलता शहर। फिर मानो वक्त की धूल में कहीं खो गया। सदियों तक किसी को पता ही नहीं था। फिर साल आया 1922, जब आर्कियोलॉजिस्ट राखालदास बनर्जी ने इसे फिर से दुनिया के सामने ला खड़ा किया। और आज ये एक संरक्षित जगह है, अपने अंदर ना जाने कितने राज छिपाए हुए। तो तैयार है? चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि इस शहर की प्लानिंग में ऐसा क्या खास था जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। सबसे पहली और सबसे कमाल की बात, यहाँ की शहर की बनावट, मतलब सड़कें और गलियां एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती हुई, जिसे हम आज ग्रिड प्लान कहते हैं ना, उसकी शुरुआत शायद यहीं से हुई थी। सोचिए, उस जमाने के लिए ये कितनी आगे की सोच थी। और एक चीज तो और भी गजब है, यहाँ घर जो थे ना, वो मेन रोड पर नहीं खुलते थे। नहीं, वो अंदर की शांत गलियों में खुलते थे। अब देखिए, कमाल की बात यह है कि हजारों साल बाद जब आधुनिक भारत का चंडीगढ़ शहर बसाया गया, तो आर्किटेक्ट ले कॉर्बूसियर ने भी ठीक यही आइडिया इस्तेमाल किया, ताकि मेन सड़क का शोर और ट्रैफिक घरों की शांति भंग ना करे। ये कनेक्शन कितना कमाल का है। और जो मेन सड़क थी, उसकी चौड़ाई थी 33 फीट। 33 फीट। अंदाजा लगाइए, ये इतनी चौड़ी थी कि 2 बैलगाड़ियां अगल-बगल से बड़े आराम से निकल सकती थीं। ये सिर्फ एक सड़क नहीं थी, ये एक बहुत ही सोची समझी प्लानिंग का सबूत था। अच्छा, शहर की प्लानिंग तो कमाल की थी ही, पर अब बात करते हैं कि ऐसी चीज की जिसमें ये लोग माहिर थे, और वो था पानी का मैनेजमेंट। देखिए, इस शहर की जान सिर्फ सिंधु नदी में नहीं बसती थी। असली जान तो थी पानी को कंट्रोल करने, उसे सहेजने और इस्तेमाल करने की उनकी शानदार तकनीक में। तभी तो कई विद्वान इस पूरी सभ्यता को जल संस्कृति या वाटर कल्चर कहते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत वो है यहाँ का मशहूर ग्रेट बाथ या महाकुंड। इसे बनाने का तरीका तो आज के इंजीनियरों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। 3 लेयर की वाटरप्रूफिंग थी। सबसे पहले पक्की ईंटों को एकदम कस के जमाया गया, फिर उन ईंटों को चूने और जिप्सम के गारे से जोड़ा, और आखिर में पूरे स्ट्रक्चर को नेचुरल डामर यानी बिटुमेन से सील कर दिया। मकसद, एक बूंद पानी भी लीक ना हो। क्या कमाल की इंजीनियरिंग थी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। पूरे शहर में 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, लगभग 700 कुएं थे। 700। ये दुनिया की पहली ऐसी सभ्यता थी जिसने इतने बड़े स्केल पर कुएं खोदकर जमीन के नीचे के पानी यानी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया। और सोचिए जरा, हर घर में अपना बाथरूम था और घरों से गंदा पानी निकालने के लिए ढकी हुई नालियों का एक पूरा नेटवर्क बिछा था, जो पानी को शहर से बाहर ले जाता था। मतलब पब्लिक हेल्थ और साफ सफाई को लेकर उनकी सोच कितनी मॉडर्न थी। ठीक है, बिल्डिंग्स और सड़कों की बात तो हो गई, पर इन इमारतों में जो लोग रहते थे वो कैसे थे? चलिए अब उनके समाज और उनकी कला की दुनिया में झांकते हैं। ये लोग मूलतः किसान थे, एक बहुत ही संपन्न खेतीबाड़ी वाला समाज। गेहूं, जौ, सरसों सब कुछ उगाते थे। मीठे में खजूर और खरबूजे थे। और एक चीज जो बहुत खास है, वो थी कपास। जी हाँ, दुनिया में सूती कपड़े का सबसे पुराना सबूत यहीं से मिला है। यहाँ एक और बात है जो इतिहासकारों को बहुत चौंकाती है। खुदाई में खेती किसानी के औजार मिले, कारीगरी के सामान मिले, पर लड़ाई के हथियार ना के बराबर। इससे यही अंदाजा लगाया जाता है कि ये एक शांति पसंद समाज था, जहां अनुशासन शायद जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि किसी सामाजिक समझ से चलता था। और कला, इनकी कला तो बस कमाल थी।
यहाँ एक छोटी सी मूर्ति मिली है, डांसिंग गर्ल की। मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट मॉर्टिमर व्हीलर ने उसे देखकर कहा था कि यकीन ही नहीं होता कि ये 5000 साल पुरानी है। कला की दुनिया में इसकी बराबरी की कोई दूसरी चीज मिलना मुश्किल है। तो अब एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आते हैं। ऐसी क्या चीज थी जो इस सभ्यता को बाकी पुरानी सभ्यताओं से, जैसे मिस्र या मेसोपोटामिया से, अलग बनाती थी? देखिए, जब हम दूसरी पुरानी सभ्यताओं के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? मिस्र के बड़े बड़े पिरामिड्स, राजाओं के शानदार महल, देवताओं के ऊंचे ऊंचे मंदिर, है ना? पर मोहनजोदड़ो में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोई भव्य महल या मंदिर नहीं मिला। यहाँ क्या मिला? ग्रेट बाथ, बड़े बड़े अन्न के गोदाम, एक जैसे दिखने वाले घर और सबके लिए कुएं। मतलब फोकस दिखावे पर नहीं, बल्कि समाज के काम आने वाली चीजों पर था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक लो प्रोफाइल सभ्यता थी। मतलब ये लोग दिखावा नहीं करते थे। इनकी महानता बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में नहीं, बल्कि एक अनुशासित समाज बनाने में और छोटी छोटी चीजों में कला को ढालने में थी। तो हमने इतना कुछ देखा, इतना कुछ समझा, पर अब इस कहानी के आखिरी और सबसे रहस्यमयी हिस्से पर आते हैं, वो सवाल जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। सवाल ये है कि एक सभ्यता जो इतनी एडवांस्ड थी, इतनी व्यवस्थित थी, वो सदियों तक तरक्की करने के बाद आखिर गायब कैसे हो गई? कहाँ चले गए वो लोग? इस सवाल का कोई एक पक्का जवाब नहीं है, बस थ्योरीज हैं। क्या मौसम बदल गया और सब कुछ सूख गया? या फिर जिस सिंधु नदी के सहारे ये बसे थे, उसी ने अपना रास्ता बदल लिया? हो सकता है पानी का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया कि जमीनी बंजर हो गई। और सबसे बड़ी उलझन, इनकी लिखी हुई भाषा, एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। क्या पता सारे जवाब उन्हीं में बंद हो? तो वो लिखावट तो खामोश है, पर ये खंडर, ये आज भी हमसे बात करते हैं। ये हमें एक ऐसे समाज की कहानी सुनाते हैं जो हमसे इतना अलग था, पर शायद कई मामलों में हमसे कहीं ज्यादा सुलझा हुआ था। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि क्या बड़ी बड़ी इमारतें बनाना ही विकास है, या एक अनुशासित और